नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। उमेश जी, क्या डीप स्टेट ने कोई नया टूल किट थमा दिया है राहुल गांधी को, जो वो इस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है? राहुल गांधी एक तरह से डीप स्टेट के माउथपीस बन चुके हैं। जो अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं सेम का सेम स्टेटमेंट वो यहाँ पे देते हैं। अगर अमेरिकन राष्ट्रपति डेड इकोनॉमी बोलते हैं तो यहाँ पे वो डेड इकोनॉमी की बात करते हैं। वहां पे वो बोलते हैं कि 30 टाइम मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया, तो यही डिमांड वो यहाँ पे रख रहे हैं। रफाल जेट्स गिराए गए हैं 6 प्लेन, वो बोलते हैं तो यहाँ पे भी वही चीज बोलते हैं। एक तरह से उनका जो नैरेटिव है, उनका जो प्रोपेगेंडा है, उसको यहाँ पे एम्पलीफाई कर रहे हैं। और एक तरह से आप ये देख लीजिए कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको डिस्क्रेडिट करने की बात कर रहे हैं। देश के अंदर डेमोक्रेसी मर जाएगी ऐसी बात करेंगे। अभी तो आज तो उन्होंने सिर्फ बोला है कि इलेक्शन कमीशन मरा है, कल बोलेंगे देश के अंदर प्रजातंत्र मर चुका है, देश के अंदर डिक्टेटरशिप आ गया है। जो मोदी को फासिस्ट नाजी ये सब बोलते थे, एक तरह से ये नैरेटिव उन्होंने 2002 से चालू कर दिया था मोदी जी के खिलाफ, और 12 साल तक इनको परेशान करते रहे। और आज ये बोल रहे हैं कि 2014 से इलेक्शन कमीशन मर चुका है। मतलब मोदी जी को जो सपोर्ट देश की जनता ने दिया है, उसका अपमान किया है। आप ये देखिए। और सेकेंड, ये चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में हुआ है, ये चीज हुआ है यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन के अंदर 2014 से पहले, जेलेंस्की के आने से पहले विक्टर यानुकोविच वहां के राष्ट्रपति होते थे। उधर भी ऐसा ही प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, आजाद मैदान प्रोटेस्ट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और उसके बाद विक्टर यानुकोविच को रेजिग्नेशन देना पड़ा। उसके बाद जेलेंस्की आए, और आज देख लीजिए यूक्रेन का क्या हल कर दिया जेलेंस्की ने। तो ये एक तरह से अमेरिका का डीप स्टेट भारत के अंदर एक रेजिम चेंज कराना चाहता है, और इसके लिए भारत की सारी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसको एक तरह से कटघरे में ले रहा है। पहले ईवीएम मशीन पे बात करवाया, फिर अब जी। इलेक्शन कमीशन पे बात कराया। अब देखिए बिहार के अंदर आपने देखा है कि वहां पे अभी 60 लाख फर्जी मतदाता पाए गए, जिसके कारण उनको लगने लग गया कि जो बिहार इलेक्शन है वो हारने वाले हैं। ही हैज एडमिटेड कि हम बिहार इलेक्शन हारने वाले हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन मर चुका है। इलेक्शन कमीशन कर्नाटका जब जीते थे तब क्या आप, सबसे पहले तो आप कर्नाटका की जो जीत आपने हासिल की है, उधर से आप इस्तीफा दीजिए। तेलंगाना में आप इस्तीफा दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए हिमाचल प्रदेश में, और आप खुद अपनी 99 सीट्स के ऊपर आप इसको इस्तीफा दीजिए। तब मालूम पड़ता है सिर्फ स्टेटमेंट दे के कोई मतलब नहीं है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है इलेक्शन कमीशन, जिसकी जो इसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रेप्यूटेशन है, वहां पे यूएस में भी लोग बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाते हैं, और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे ये एक तरह से सवाल उठा रहे हैं। एक बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल सर, बहुत ही निंदनीय है। और फिर आप ये देखिए, राहुल गांधी ने आज ये भी कहा कि 2014 से ही शक था उनको कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी है। सर, 2014 तक तो यूपीए 2 की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने धांधली करवाई चुनाव में, मतलब मोदी को जिताने के लिए। उस वक्त क्या मोदी सरकार थी केंद्र में जो धांधली करवाती चुनाव आयोग में? किस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं राहुल गांधी सर। देखिए राहुल गांधी देश के अंदर एक तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारी जो कार्य प्रणाली है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके ऊपर भी डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। अगर वो 2014 की बात कर रहे हैं कि जब से मोदी जी जीते हैं तब से एक तरह से चुनाव आयोग मर चुका है। उनका मानना ये है कि हम ही शासन कर सकते हैं, मोदी जी शासन नहीं कर सकते। ये कैसे हो रहा है कि 10 से 11 साल से उन्होंने सत्ता का स्वाद नहीं चखा, उसके कारण वो एक तरह से तड़प रहे हैं। और उनके जो बयानबाजी है, आप एक तरह से देखिए, एक अनार्किस्ट की है, वो एक राजनेता की नहीं है। वो एक तरह से रेबल बनने की कोशिश कर रहे हैं। देश के अंदर जो बातें कर रहे हैं वो विध्वंसकारी बातें कर रहे हैं, देश के अंदर अनार्की फैलाने की बातें कर रहे हैं। ओबीसी का मुद्दा उठा लेते हैं, कभी लिंग्विस्टिक मुद्दा उठा लेते हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, कभी चाइना का माउथपीस बन जाते हैं। तो एक तरह से डेंजरस आदमी है, और यहाँ पे अपने आप को एक सेक्युलर लिबरल प्रैक्टिस करने की बात करते हैं। तो राहुल गांधी, आप में मेरा ये मानना है कि कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं डीप स्टेट से। उनको उनकी रिलेशनशिप्स
आप सबको मालूम है कि कैसे हैं। अभी बताया जाता है कि अमेरिका में वो एलेक्स सोरोस की शादी में गए थे। एलेक्स सोरोस जो है वो जॉर्ज सोरोस के बेटे हैं और उन्होंने शादी की है हुमा अबेडिन से। हुमा अबेडिन वो औरत है जिन्होंने बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन का प्रेसिडेंशियल कैंपेन वो हैंडल किया है और प्रेसिडेंशियल कैंपेन के कारण उनकी मीडिया में बहुत बड़ी पहुंच है। और अब एंटी मोदी जो कैंपेन है, एंटी मोदी प्रोपेगेंडा है, वो हुमा अबेडिन संभाल रही है एलेक्स सोरस के बिहाफ पे। और एलेक्स सोरस की उम्र है 39 ईयर्स और हुमा अबेडिन की उम्र है 48 ईयर्स। तो ये एक तरह से मैरिज ऑफ कन्वीनियंस करके एंटी मोदी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। और राहुल गांधी अपनी खुद बताइए कि ये 54 से 55 विजिट कर चुके हैं। जब भी जाते हैं 50 दिन तक वो गायब रहते हैं। कभी भी देश के सामने उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया कि बाहर जाके वो क्या करते हैं। वो किस चाइनीज एम्बेसडर से मिलते हैं या पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं या सीआईए से मिलते हैं। और देश के बाहर जाके उन्होंने कितनी समिट्स की है जिसमें देश के अगेंस्ट उन्होंने बातें की है। लोगों जी। तक एक तरह से सरप्राइज हो जाते हैं कि ये देश का नेता है या देश का गद्दार है। पर उमेश जी, सबसे अहम बात तो यह है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं, किसी ना किसी एजेंडे के तहत तो हो रहा है, कहीं ना कहीं से कमांड उनको मिल रही है। और फिर जब वो ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, हमारे पास सबूत है। जब सबूत आएंगे तो एटम बम फटेगा। तो फिर वो एटम बम फोड़ते क्यों नहीं है? वो सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने रख दे, चले जाए सुप्रीम कोर्ट। कौन रोक रहा है उनको? ये रोज रोज की गीदड़ भभकियां तो बंद करें। देखिए, कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिस हिसाब से बोला है कि टॉप से लेकर बॉटम तक जो भी चुनाव आयोग में अगर कार्य कर रहा है उन सबको देख लिया जाएगा। तो एक तरह से इलेक्टेड ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट के इलेक्टेड ऑफिशियल है, उनको धमका रहे हैं। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन को, वो करने नहीं दे रहे हैं। पोल रिविजन आज बहुत जरूरी है और आपने देखा है कि 60 लाख फर्जी मतदाता उन्होंने बिहार में पाए हैं। और अब समझ में आ रहा है कि इंडी गठबंधन इसके लिए जीतता है क्योंकि फर्जी जो मतदाता है उनको उन्होंने एनरोल करके रखा है। अब यही कार्यक्रम वो बंगाल में भी करना चाहते हैं और बंगाल में बताया जाता है कि कम से कम 1.5 से 2 करोड़ फर्जी मतदाता है। और इसी के कारण वहां पे ममता बनर्जी भी एक तरह से इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट हो चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी सराहना जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके एक सराहना यूएस के लोग भी करते हैं क्योंकि हमारा जो इलेक्शन प्रोसीजर है उसके अंदर वेरिफिकेशन बहुत होता है। पोल्स का रिवीजन होता है, आईडी कार्ड के साथ होता है। वीवीएटी जो प्रोसीजर्स है इसके अंदर आपने देखा है कि कितनी बार इन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करवाया है, कितनी बार ऑपोजिशन पार्टीज को बुलाया कि आप बताइए कि ईवीएम में कहां दानती है। तो कभी भी ऑपोजिशन ने ये बात साबित नहीं कर पाए। सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है अंजू जी। दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत की डेमोक्रेसी पे अटैक है। भारत के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर अटैक चल रहा है ताकि मोदी जी को हटाया जाए, भारत को एक गुलाम राष्ट्र बनाया जाए। और 2004 से 14 के बीच में जो यूपीए ने इतने बड़े जो भ्रष्टाचार के कांड किए हैं वो एक तरह से वापस कर सके, इसके लिए वो चाहते हैं कि मोदी जी को हटाया जाए। उमेश जी, चुनाव आयोग ने तो ये कहा है कि उन्होंने 12 जून को राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर बुलाया था कि उनको जो जो शिकायतें वो लेकर उनके सामने आए, लेकिन राहुल गांधी चुनाव आयोग के पास गए ही नहीं। तो चुनाव आयोग जब उनको बुला रहे तब क्यों नहीं जा रहे वो चुनाव आयोग के पास? और इस तरह की बातें लगातार बोल रहे हैं अनाप शनाप। अब तो कह रहे हैं कि मैं आग से खेल रहा हूं और मुझे आग से खेलने की आदत है। क्या मतलब है इन बातों का? देखिए, वो चाहते हैं कि चुनाव आयोग उनके पास जाए, वो चुनाव आयोग के पास नहीं जाना चाहते। सिंपल सी बात है कि उनको जो इनको राजनीतिक विरासत मिली है इसके लिए उनको कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ी है। उनको ये विरासत में मिली है, इसके लिए ये एक तरह से स्टेटमेंट्स दे सकते हैं और इनके स्टेटमेंट्स का कोई औचित्य नहीं है। आप ये बताइए कि आग से खेल रहे हैं, आग से खेल नहीं रहे हैं, देश में आग लगा रहे हैं, देश में आग भड़का रहे हैं क्योंकि इनको मालूम पड़ गया कि बिहार इलेक्शन वो हारने वाले हैं। और इसके लिए वो पहले से ही ईवीएम के ऊपर उन्होंने वो प्रश्न चिन्ह लगाया। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे प्रश्न चिन्ह लगाया और ऐसे अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मर चुका है। मेरे ख्याल से तो उनको उनकी जो सदस्यता है लोकसभा की वो रद्द कर देनी चाहिए।
क्योंकि अगर उनको भारत के संविधान, भारत के चुनाव प्रक्रिया पे अगर उनको विश्वास नहीं है, तो किस औचित्य से वो संसद में जा रहे हैं और क्यों वो एक तरह से भारत के टैक्स पेयर्स की जो सुविधाएं हैं वो क्यों ले रहे हैं? अगर नहीं मर चुके हैं तो इनको बोलिए कि 10 जनपद भी खाली कर दे। किस औचित्य से वहां पे उनकी माताश्री रह रही है, बताइए? अगर जो सुविधाएं उनकी माताजी को मिल रही है, वो सुविधाएं नरसिम्हा राव के परिवार को क्यों नहीं मिल रही? वो सुविधाएं अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार को क्यों नहीं मिल रही है? तो बाकी भी तो प्रधानमंत्री है, इनको क्यों ऐसा इतना प्रिविलेज ट्रीटमेंट मिल रहा है? तो ये सब भी पूछने की जरूरत है हमें तो। और उनका ये कहना कि 15 सीटों में धांधली हुई, अगर 15 सीटों में बीजेपी या एनडीए हार जाता तो मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनते ही नहीं। उनको ख्याल अब आ रहा है सर, 6 महीने में उन्होंने सबूत इकट्ठे किए हैं, वो ये भी फरमा रहे हैं, तो सारे सबूतों को सबके सामने रखते क्यों नहीं है? किस बात की देरी है? देखिए, सबसे पहले तो इनको जो धक्का लगा था वो हरियाणा चुनाव में लगा था, और हरियाणा चुनाव के बाद जो महाराष्ट्र के अंदर जो इनकी दुर्गति हुई है, उस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। और सेकंड, इनकी जो पॉलिटिकल जो इन्होंने माइलेज गेन की थी 2024 लोकसभा इलेक्शन में, वो भी एक तरह से खत्म होती नजर आ रही है। अब उस समय आपको ध्यान होगा, इन्होंने 99 सीट जब जीते थे तो उन्होंने विक्ट्री सिंबल किया था। उस समय अगर इनको इतना ही अगर इलेक्शन प्रोसीजर पे डाउट था तो उसी समय रिजाइन कर देना चाहिए था उनको एक तरह। तब मैं मानता कि उनकी बात में कोई औचित्य है। आज साल भर होने के बाद एक तरह से भाषण ये जो कर रहे हैं, जिस हिसाब से स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये डेमोक्रेसी को चलने का नहीं है। देश के अंदर अनारकी लाने की बात है। देश के अंदर एक तरह से जो गुस्सा है, कोई भी गुस्से को बढ़ावा दे के इसको सरकार के अगेंस्ट डायरेक्ट करने की बात किया जा रहा है। और राहुल गांधी आग से खेल नहीं रहे, आग खुद लगा रहे हैं। उमेश जी, राहुल गांधी को आपने देखा होगा कि हर सत्र से पहले भी वो एक नया प्रोपेगेंडा ले आते थे, कोई ना कोई मुद्दा उनको सोरोस एंड कंपनी से मिल जाता था। लेकिन पहली बार मॉनसून सत्र ऐसे जिससे पहले इनको विदेश से कोई प्रोपेगेंडा नहीं मिला, बल्कि इसीलिए इन्होंने एसआईआर पकड़ लिया, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो, ये मुद्दा पकड़ लिया। आपको लगता है कि डीप स्टेट जो काम राहुल गांधी से करवाना चाहती थी उस काम में राहुल फेल हो गए, इसीलिए राहुल अब ट्रंप की तरफ जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी को जो पैसे मिले होंगे बाहर से जो प्रोपेगेंडा करने के लिए, वो उसमें असफल हुए हैं। अभी आपको अगर रिपोर्ट्स आपने पढ़ा होगा तो सीसीपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंध स्थापित करना चाहती है, उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं चाइनीज लीडरशिप को भी मालूम पड़ गया है कि ये कांग्रेस पार्टी अगले टाइम में सरकार में कभी आने वाली नहीं है। इसके लिए उन्होंने अपना दाव हटा लिया है। और राहुल गांधी को अपना एक रेलेवेंस स्थापित करने के लिए कैसे भ्रामक उनको आपत्तिजनक स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसके कारण देश के अंदर दंगा हो जाए, देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब को लेके वो नरेंद्र मोदी को घेरना चाहते हैं। और उसके बाद उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। वो बोलेंगे माइनॉरिटीज खतरे में, देश खतरे में और संविधान खतरे में। ये सब चीजें उन्होंने बहुत बार बोला है। सबसे बड़ा खतरा तो वो खुद है संविधान के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए। उमेश जी, बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था और वो डीप स्टेट के साथ कितने कनेक्टेड है हम सबको पता है। डोनाल्ड ट्रंप को भी नोबेल पीस प्राइज चाहिए है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब डीप स्टेट के साथ जा रहे हैं, जबकि पहले वो डीप स्टेट के अगेंस्ट थे? देखिए, आपको मैं बता दूं, JFK केनेडी थे, उनको मार दिया गया था। जनरली ऐसा होता है कि अमेरिका में अगर कोई शूटिंग इंसिडेंट होता है, कोई बच नहीं पाता है। और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप बचे हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि वो ऑलरेडी उनको डीप स्टेट ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और आज आप देख लीजिए, वो एक तरह से अलग ही नीति अपना रहे हैं। वो थ्रेट की नीति अपना रहे हैं, कोर्शन की नीति अपना रहे हैं, अपनी धमकी दे रहे हैं। और जो ट्रंप आज कर रहे हैं, हिटलर भी वही काम करता था। हिटलर अपनी मिसाइल्स यूज करता था और ट्रंप अपने ट्वीट्स यूज करते हैं टेरिफ वॉर के थ्रू। अब ऐसी बात है कि ट्रंप जो है, उनको नोबेल पीस प्राइज की जरूरत है और उनको एंडोर्समेंट चाहिए थी भारत के प्रधानमंत्री से। भारत के प्रधानमंत्री ने क्लियर कट उनकी जो बात को माना नहीं, और इसी के कारण आप देख रहे हैं कि वो एक तरह से परेशान हो चुके हैं। भारत उनकी बात नहीं मान रहा है। तो अब उन्होंने प्रोपेगेंडा चालू किया कि भारत तेल नहीं ले रहा है रशिया से, जबकि भारत सरकार ने कुछ 1-2-3 घंटे पहले बोला है कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, HPCL, BPCL, IOCL और MRPL,
ये चारों जो कंपनीज है वो रशियन तेल ले रहे हैं। आज भारत 36% अपना जो ऑयल इंपोर्ट है वो रशिया से ले रहा है। आप समझ लीजिए 244 मिलियन टन हम ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसमें 88 मिलियन टन वी इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। अगर भारत ये क्वांटिटी इंपोर्ट नहीं करता रशिया से और गल्फ से लेने की कोशिश करता है तो भाव चले जाएगा $140। ये सबको मालूम है। भारत एक तरह से प्राइस स्टेबलाइजेशन फैक्टर कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि उन्होंने वहां से तेल लेना चालू किया जहां पर सबने सैंक्शंस लगा दिए थे। और ये देखिए यूक्रेन युद्ध के पहले भारत 0.5% तेल लेता था, आज 36% तेल ले रहा है रशिया से। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। यूके से एक खुफिया रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय के पास आ गई है। उस रिपोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसी हफ्ते रखे जाना है। क्या राहुल गांधी की इन बचकानी बातों का उसके साथ कोई कनेक्शन है? पॉसिबिलिटी बहुत है। नेशनल हेराल्ड केस भी एक तरह से आपने देखा होगा, वो भी अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं। कभी भी जजमेंट उस पर भी आ सकता है। देश के अंदर एक तरह से हालात बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी की सरकार प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार इस पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वो इसने ये जो प्रोसेस है उन्होंने जुडिशरी पे छोड़ दिया है, और जुडिशरी जैसे अपने मतलब द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। जैसे जैसे सिचुएशंस आ रही है ना तो फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ना स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे डेट्स आ रहे हैं भारत सरकार वैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। और आपकी बात सही है कि देश के अंदर एक तरह से अराजकता फैलाने का माहौल बनाया जा रहा है। देश के अंदर मुसलमानों की खतरे में वैसी बात आप सुनने में आएगा। और एक ही चीज है कि सोरोस एंड कंपनीज को समझ में आ गया है कि अब राहुल गांधी से कोई यूज नहीं है, तो एक तरह से उनका शायद फाइनल चांस होगा। इसके लिए वो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। कहीं ना कोई कनेक्शन तो है राहुल गांधी का उनकी नागरिकता वाले मामले से या नेशनल हेराल्ड वाले मामले से। कहीं कोई ना कोई पेंच फंसा है जिसके चलते राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट कर रहे हैं। और फिलहाल वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आ रहे हैं, और इसीलिए लग रहा है कि दोनों के बीच डीप स्टेट को लेकर शायद अंदर खाने कोई समझौता हो गया है। वहां डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, यहाँ पर राहुल गांधी भी वही राग अलापते हैं। सर आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम।